आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल बेसिक के टॉपिक्स को लेंगे, ताकि अगर स्टैटिक जीके भी अपने पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अपने सवाल आ सकें। और कोई लीगल का ऐसा पैसेज आ जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वो भी अपने कर सकें। तो आज की अपनी क्लास का एम क्या है, अपने इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो स्टैटिक जीके अपने सीखेंगे और साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, तो इसको हाफ हाफ अपने लेके चलेंगे। तो स्टैटिक को शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स 1947 में इंडियन टेरिटरी को छोड़ के चले गए, तो हमें एक जरूरत थी एक ऐसे टेक्स्ट की जिस टेक्स्ट को यूज करके हम अपने देश को गवर्न कर सकें। तब 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब कहने को तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन इसमें जो बातें थी वो हमने कॉपी पेस्ट कर ली। कुछ पार्ट अपने ने किसी देश से उठा लिया, कुछ पार्ट किसी देश से उठा लिया, और उसको अरेंज करके अपने ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो एग्जामिनर कई बार तो यही पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी चीज अपने ने कहाँ से कॉपी की है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अपने ने कहाँ से की है, सारी चीजें नहीं, मेन मेन चीजें। जैसे कि अपने को यह पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स थी वो अपने ने कौन से देश से उठाई हैं। तो फंडामेंटल राइट्स अभी अपने को चाहे नहीं पता कि होती क्या है, अपने करेंगे आगे, पर अपने को ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स अपने ने कहाँ से उठाई हैं, अमेरिका से, यूएसए से। और फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में क्या था, मैग्ना कार्टा का कंसेप्ट था। मैग्ना कार्टा का मतलब ये है कि जो राइट्स हम किसी से छीन ही नहीं सकते, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। वो बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं जो हर किसी का मूल अधिकार है, उसको नहीं छीनना। ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड है, पार्ट थर्ड। अब तुम लोग पूछोगे सर कितने पार्ट हैं टोटल, तो कोई आपसे पूछ ले कि कितने पार्ट हैं, तो शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे। और बाद में कितने हो गए, 25 पार्ट। शुरू में कितने थे, 22, और अब कितने हो गए हैं, 25। कितने आर्टिकल्स थे, शुरू में जो आर्टिकल्स थे वो थे 398। कितने आर्टिकल्स थे शुरू में, 398, सॉरी 395। और अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 448। अब कितने हो गए हैं, 448। तो ये कैसे बढ़ कैसे गए तो इसका क्या लॉजिक है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, तो हमें जरूरत आती रही कि हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और हम टाइम से टाइम अमेंडमेंट करते रहे। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछ ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक आर्टिकल है जो बोलता है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि उसका बेसिक फीचर है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब बेसिक फीचर क्या होता है, जैसे कि जब अपना संविधान बना हुआ है तो उस संविधान में कुछ बातें हैं, अगर अगर में उसको ही बदल देंगे ना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे कि चुनाव होने चाहिए, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो तीनों सेपरेट रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए मोदी जी आए आज से और कल बोल दें कि आज रात को शाम से कोई चुनाव नहीं होंगे, कि मित्रों मैं ही हूँ जो हूँ, और कोई चुनाव कुछ नहीं है, और कल के बाद खत्म सब कुछ। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। ये वाली बात कौन से केस में बोली है, केशवानंद भारती में। ठीक है, केस का नाम लिख लो, क्या नाम है केस का, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में क्या बोला है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसका बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती, स्पेलिंग में लिख देता हूं, केशवानंद भारती। ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, कोई भी अपने से वैसे नहीं पूछेगा सीधा सीधा, पर ये अपने को मालूम होनी चाहिए। क्या सीखा अपन ने कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने बदलाव करना चाहें तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, हाँ हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक जो फीचर है उसको नहीं बदलना। अगर आप बेसिक फीचर को चेंज किए बिना कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आप कर सकते हो। कौन सा केस में बोला है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को पता होना चाहिए कि ये वाला केस है ना, ये और इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस केस में 13 जज बैठे थे। कितने, 13। और आज तक 13 से ज्यादा जज कभी बैठे ही नहीं है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि 13 जज बैठे हैं। अगर इस जजमेंट को ओवर रूल करना है तो 13 से ज्यादा जज को बिठाना होगा, तभी केशव भारती का जजमेंट ओवर रूल होगा। ठीक है, मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं हमने क्या क्या सीखा। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 जनवरी 1950।
दूसरी बात अपने ने क्या सीखी कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें अपने ने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, अमेरिका से। तीसरी बात अपने ने सीखी टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 395 जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब कितने हो गए, 448। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 22 में। अब कितने पार्ट हो गए हैं, 25 पार्ट। इसमें कोई डाउट? चलो अब अपने से ये पूछ लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स तो अपने ने यूएसए से ले ली, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हैं? तो वो अगर अपने से पूछ लें तो अपने को याद रखना है रशिया। कहाँ से लिए है, रशिया। लिख लो, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से। कहाँ से लिए है, रशिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में से क्या फर्क हो गया, दोनों ही फंडामेंटल हैं, ठीक है। क्या फर्क हो गया, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो संविधान ने सिटीजन्स को दी हैं, कि भाई तुम्हारी राइट्स ये कोई छीन नहीं सकता। अगर ये तुम्हारी राइट्स कोई छीन रहा है तो तुम सीधा कहाँ पे आओ, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आ सकते हो, आर्टिकल 32। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32। यानी कि अगर कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट से पंगे कर रहा है या छेड़ रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहो तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आर्टिकल 226 में, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स होती क्या हैं, वो फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं जब अपने पार्ट 3 पढ़ेंगे तब अपने सीख लेंगे। जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, तो क्या क्या टाइप की हैं वो भी अपने समझ लेंगे। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली अपन ने, यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली, रशिया से। अब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहां से लिया है, आयरलैंड। आयरलैंड कहां से लिया है, आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड। तीनों में क्या फर्क है, दोबारा समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स थी जो हमें सिटीजन्स को दी गई है, जो उनकी बेसिक राइट है, जैसे कि बोलने का हक, ठीक है, कुछ भी व्यापार करने का हक, ट्रेड करने का हक, कुछ भी जैसे मान लो कहीं पे जाने का हक, शादी करने का हक, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर ये कोई छीन रहा है आपकी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहो तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में जाना चाहो तो आर्टिकल 226। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो ड्यूटीज जो सिटीजन को देश के लिए करनी है। कितनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11। पता होनी चाहिए, लिख लो 11। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11। जैसे एग्जांपल कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे एग्जांपल अपने को साइंस और इनमें हेल्प करनी है देश को बढ़ने में। हमें अपने रिलीजियस लीडर्स हैं जो, जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेशनल लीडर्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सब ऐसे करके 11 ड्यूटीज हैं। और ये ड्यूटीज की क्या रोल है कि हमें देश के लिए ये ड्यूटी करनी है, जैसे ब्रदरहुड का चला के रखना है, वो सब। अब डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्या होता है डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब है जब संविधान बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको दिक्कत आएगी कैसे कानून बनाए। तो हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे दिए कि भाई इन बातों को आपको ध्यान रखना है कोर्ट में, यानी लॉ बनाते वक्त। तो जब भी आप लॉ बनाओगे तो आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है कि ये स्टेट की पॉलिसी है। जैसे कि हम लोग काउ स्लॉटर नहीं करेंगे, ठीक है, गाय को ये वाला। तो कानून बनाने हैं तो इसके फेवर में बनाने हैं, तुम चाहो तो ना बनाओ। जैसे शराब बंद होना चाहिए, तो ये कानून इनके फेवर में, इनके अगेंस्ट, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए बनाने हैं। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए। ये सब हमने कौन से देश से लिए हैं, आयरलैंड से। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, 2 मिनट लो चाहे, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक तो चीज अपने ने क्या सीखी, यूएसए से अपने ने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अपने ने रशिया से ली हैं, ठीक है। डीपीएसपी अपने ने आयरलैंड से ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारी ड्यूटीज हैं, सिटीजन्स की ड्यूटीज हैं, किसके लिए, देश के लिए, ठीक है। टोटल कितनी होती हैं, 11, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट है जो रिमूव कर दी गई है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। पूछ लेंगे कि कौन सी फंडामेंटल राइट है जो हमने रिमूव कर दी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होती थी, अब फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रहेगा। तीसरा, डीपीएसपी जो है, ठीक है, वो चीज हमने कहां से ली थी, आयरलैंड से। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे। आगे लिखो, इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से लिए हैं, इमरजेंसी ये हमने लिए हैं जर्मनी से, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद किया कि जब जर्म्स आ जाए हाथों में तो इमरजेंसी हो जाती है और तुरंत साबुन से हाथ धो लो। तो मेरे को ऐसे याद रह गया, इमरजेंसी मतलब जर्म्स आ गए हैं भाई हाथ पे, जर्मनी, ठीक है, तो हाथ धो लो साबुन से। इमरजेंसी मतलब जर्म्स
जर्मनी, याद रहेगा। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया, और डीपीएसपी आयरलैंड। इसमें कोई डाउट? ठीक है। केशव भारती में क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहो, कुछ भी बदल दो, फंडामेंटल राइट बदल दो, जैसे उड़ा दी ना फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो नहीं बदलना। कितने बेसिक स्ट्रक्चर हैं, सॉरी क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जुडिशरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहेंगे, ठीक है, और क्या इलेक्शंस होते रहेंगे, ऐसे 5-6 पॉइंट हैं, इनको नहीं बदलना। और इस जजमेंट में ये बात बोली है। अब क्या है, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, डीपीएसपी हो गई, और ये हो गया। अब हमने हमारी जो देश कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको डिवाइड कर रखा है कि कैसे हम इसको रूल करेंगे। तो हमने बोल रखा है कि सेंटर जो है वो सेंटर के लॉ बनाएगी, स्टेट जो है स्टेट के लॉ बनाएगी, और एक होगी कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट बना दी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो अगर मान लो डिस्प्यूट हो रही है ना कि यहाँ पे सेंटर भी लॉ बना सकती है स्टेट भी, तो सेंटर की चलेगी। ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये पूरा अपने जब आगे चलेंगे तब अपने सीखेंगे, अभी अपने आगे मूव करते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 पे आने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल और शेड्यूल में क्या फर्क है। आर्टिकल और शेड्यूल में, ठीक है। आर्टिकल कितने थे टोटल? 448। शुरू में कितने थे? 395, बाद में 448 हो गए। ऐसे शेड्यूल थे शुरू में 8 और बाद में हो गए 12। शेड्यूल शुरू में कितने थे? 8, बाद में कितने हो गए? 12। आर्टिकल शुरू में थे 395, 448। आर्टिकल्स में क्या है ना, ब्रीफ में दे रखा अपने को, जैसे आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज ए भारत विल बी नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। शेड्यूल 1 में क्या दे दिया? नेम दे दिया कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ क्या क्या है, जैसे कितने स्टेट हैं, सब कुछ। तो अपने को सारे आर्टिकल याद नहीं रखने, शेड्यूल सारे याद नहीं रखने, मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए। चले, अब अपने शुरू करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड पे भी आने से पहले है ना, अपने क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे। जैसे एक कंसेप्ट है डबल जियोपार्डी, लिखो आर्टिकल 20 क्लोज टू, आर्टिकल 20 क्लोज टू, इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। डबल का मतलब होता है 2 बार, जियोपार्डी का मतलब होता है सजा। आपने किसी को भी 2 बार सजा नहीं देनी सेम ही ऑफेंस के लिए। यानी कि जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने एक बच्चे को एक कारण की वजह से सजा दे दी। अब उसी कारण के लिए अगर मैं उसे दोबारा सजा दूं तो गलत है ना। हाँ, उसने नया कुछ पंगा कर दिया तब तो कोई नहीं। ऐसा ही लोग आता है, लोग कहता है कि अगर एक आदमी ने, जैसे मान लो क्लास में पानी नहीं पीना, वो कशिश पानी पी रही है, तो मैंने 500 रुपए का फाइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, परसों फिर पानी पीने लग जाए, फिर तो मैं लगाऊंगा ही, क्योंकि अलग ऑफेंस कर दिया इसने। पर आज वाले पानी पीने की वजह से अगर मैं इसको फाइन लगा रहा हूँ, अभी भी लगा दिया, फिर 1 घंटे बाद लगा दिया उसी चीज का, तो वो गलत है। तो डबल जियोपार्डी बोलता है कि नो पर्सन शैल बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है। तो एक ही पर्सन को, जैसे एक आदमी है ए, उसको एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार अगर आप सजा दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आर्टिकल 20 क्लोज 2 का वायलेशन कर रहे हो। इसमें कोई दिक्कत आ गया समझ में? या कुछ और एग्जांपल दूं? जैसे कि एग्जांपल वो ले लो, महात्मा गांधी है, उसको किसने मारा? नथुराम गोडसे। अब नथुराम गोडसे को 5 साल की सजा दे दी, ठीक है। अब 5 साल से छूट के वो बाहर आ गया, फिर कह रहे कि तुमने महात्मा गांधी को मारा था, बहुत बुरा काम किया, फिर जाओ 5 साल। ये गलत है। हाँ, लेकिन वो बाहर जाए और इस पर सुभाष चंद्र बोस को मार दे, तब उसको सजा देंगे बढ़ा के भी। लेकिन उसी ऑफेंस के लिए एक बार सजा किसी को मिल चुकी है तो उसको दोबारा नहीं देनी। डबल जियोपार्डी कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर पैसेज में ये सवाल आए या कहीं पे भी आए या फिर जीके में क्वेश्चन आए, तो बस इतना ही पूछेंगे, आर्टिकल 20 क्लोज 2 में क्या डिफाइंड है डबल जियोपार्डी। चलें आगे चलते हैं। आर्टिकल 20 क्लोज 3, इस पे लिखो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज।
ये टर्म भारी भारी हैं पर हैं कुछ नहीं, यूं ही है, ठीक है, यूं ही नाम ओके ओके रख रखे हैं। लो में है ही ये चीज़, पता है कि नाम जानबूझ के ओके रख दिए ताकि जो नॉर्मल आदमी है ना वो कंफ्यूज ही हो जाए, ठीक है। और वो कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या करेगा, वकील को आके पैसे देगा। कानून वकीलों ने तो बनाए हैं, जो बड़े बड़े आदमी थे सब, महात्मा गांधी हो गया, ये वकील ही तो था। बी आर अम्बेडकर वकील ही तो था। जवाहरलाल नेहरू वकील ही तो था, ये भी प्रधानमंत्री जो बना है। और जिन्ना जो अपना देश लेके चला गया पूरा, वो भी वकील ही तो था। तो वकीलों ने तो पूरा सब कुछ किया है, क्रांति वगैरह लाई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, जानबूझ के नाम थोड़े ओके रख दिए ताकि जो आम जनता है उनको समझ में ही ना आए। अगर वो समझ में आ गया तो खुद ही वो निपटा लेंगे सब कुछ, तो हमें जरूरत ही नहीं है हमारी। तो जानबूझ के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज रख दिया, गार्निशी ऑर्डर, कैविएट, ठीक है, नाम रख दिए, है कुछ नहीं। अब जैसे गार्निशी ऑर्डर अपने पढ़ा था, गार्निशी ऑर्डर क्या है? अब देखो नाम तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई तगड़ी चीज होगी, है ना। ना होता क्या गार्निशी ऑर्डर, एक आदमी है ए, ठीक है, उसने बी से पैसे लेने हैं 10,000 रुपये, ठीक है। और सी के पास पैसे हैं 10,000 रुपये जो उसने बी को देने हैं, ठीक है। आप कोर्ट में गार्निशी ऑर्डर फाइल कर दो और बोल दो कि सर सी बी को देगा, कहीं बी खर्च दे, ये मुझे दिलवा दो। इतनी सी चीज है। तो वकील क्या करेगा, अरे आपको है ना फीस लगेगी 50,000, मैं गार्निशी ऑर्डर आपको दिलवा के देता हूँ। वो सोचेगा भाई कुछ गार्निशी कोई तगड़ी चीज है, कुछ भी तो नहीं है। क्या है ये? कैविएट फाइल करना है। कैविएट क्या होता है कि अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है, पार्टी, और मेरे को लग रहा है कि मैं कोर्ट में पहुंचा ही नहीं, और कोर्ट यूं ही फैसला सुना दे मेरे को बिना सुने, तो मैं कैविएट की एप्लीकेशन डाल दूंगा कि सर अगर आप फैसला सुनाने लगे ना तो मेरे को एक नोटिस भेज देना ताकि मैं कोर्ट पे आके अपनी बात रख सकूं। ये कैविएट है। अब वो वकील तो बोलेगा ना, देखो यार मेरे को कैविएट का फाइल करना है और मेरे को 25,000 रुपये चाहिए, फीस दो। वो जो क्लाइंट होगा वो सोचेगा भाई कैविएट फाइल नहीं किया तुम तो मर जाएंगे। तो ये ये चीज क्या है सर, वो है जानबूझ के हाई फाई टर्म्स रख दी। तो ये अब डॉक्टर भी तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है, कि वो करें आपको है ना, ये हो गया भाई डिजीज, अलग सी नाम, वो आदमी नाम सुन के ये सुन कहेगा हेमोक्रासिस, ये हो गया है, अच्छा। अब सिंपल बता देना तो कितना आसान हो जाए। अगर डॉक्टर ये बता दे कि भाई ये बुखार की दवा का नाम बुखार की दवा रखते हैं, तो हर कोई जाए भैया वो बुखार की दवा देना नहीं, उन्होंने जानबूझ के पैरासीटामोल ये नाम रखे हैं ताकि नॉर्मल आदमी को समझ नहीं आए, और हमें आके 500 रुपये फीस दें तब भी होगा। लाइट चले गया है, चले आगे, चलो, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा वो करेंगे फिर करंट पे ट्रांसफर करते हैं। अब क्या है, आर्टिकल 22(2) समझ में आ गया, 20(3) क्या है वो समझ लो। देखो 20(3) क्या बोलता है, अगर कोई एक आदमी, बस ये लास्ट कंसेप्ट है इसका, फिर आगे मूव करेंगे। अगर एक आदमी है ANKIT, अंकित, ठीक है, अंकित ने 1 जनवरी 2018 को कोई क्राइम किया। क्या क्राइम किया? चोरी की, और 5,000 रुपये की घड़ी चोरी कर ली, ठीक है। अब जज 1 जनवरी को फैसला सुना देगा क्या? नहीं सुनाएगा ना। इसको पकड़ेंगे, जज का इसका नंबर आएगा, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, और 3 साल बाद इसका नंबर आया, और 1 मार्च 2018 को जब जज के सामने मैटर आया, तब इसकी जब 1 जनवरी 2018 को है ना, मान लो चोरी की सजा होती थी कितनी होती थी, 3 साल की, ठीक है। बाद में कानून में बदलाव हो गया और सजा कितनी हो गई, 5 साल की मान लो। अब लोग क्या बोलते हैं, चाहे आप मैटर कभी भी सुन रहे हो, जिस दिन उसने ऑफेंस किया तब सजा कितनी थी, 3 साल ना, तो 3 साल से ज्यादा सजा नहीं देनी। यानी कि चाहे बाद में कितनी बढ़ गई हो सजा, जिस दिन सजा कितनी थी, 3 साल थी ना, अब आगे वाली तारीख को 3 साल से ज्यादा सजा नहीं देनी, चाहे जिस दिन मैटर सुन रहे हैं सजा 5 साल होगी हो। देखो एग्जांपल लेते हैं हमने निर्भया का रेप हुआ 2012 में, तब रेप की जो सजा थी ना वो मान लो थी 5 साल। अब उसके बाद बहुत ज्यादा है ना विद्रोह होने लग गया, और सरकार को लगा इसको नियम सख्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने 6 महीने बाद सजा कितनी कर दी, दुगनी कर दी, 10 साल। अब क्या हुआ, अगर मान लो कोई एक आदमी ने 2012 से पहले कोई ऐसा ऑफेंस किया है, उस टाइम सजा कितनी थी, 5 साल, लेकिन जब मैटर जज के सामने आया तब सजा कितनी हो चुकी है, 10 साल। तो उस दिन का नहीं देखेंगे, जिस दिन उसने अपराध किया, ऑफेंस किया, उस दिन जो सजा थी ना 3 साल, वही देंगे। तो एक्सपोस्ट फैक्ट, ये सॉरी, ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल 23 क्लोज 3 क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसे कानून है, ठीक है, जिसमें जो सजा थी वो पहले थी जिस दिन ऑफेंस हुआ, तो हम वही कंसिडर करेंगे, ना कि आगे की करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट? चलें आगे, चलो।
अब अपन क्या करेंगे, करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें मेन मेन चीजें करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। अभी तो ऊपर ही हो गई वो। करें स्टार्ट। अब आज अपने पढ़ रहे हैं ऑस्कर के बारे में, तो हेडिंग डाल लो ऑस्कर 2023, ठीक है। जो जो मेन मेन पॉइंट होंगे ना वो याद कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ऑस्कर किस लिए न्यूज में है, एक मूवी है ट्रिपल आर, ठीक है। ट्रिपल आर ने क्या कर दी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। किस लिए, जो सॉन्ग है नाटू नाटू, नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है, ठीक है। ऑस्कर में न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था, कि फिल्म है ट्रिपल आर, ट्रिपल आर का गाने का नाम है नाटू नाटू, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। किस में मिला है, ऑस्कर में। ये तो सबको पता है क्या घटना, ये या नहीं पता था, पता है, चलो। इट्स टाइम्स टू गो नाटू नाटू इंडिया, ये जो फिल्म है ये किसकी है, एस एस राजमौली, ये भी लिख लो, एस एस राजमौली, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये पहली इंडियन फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है, ठीक है। नाटू नाटू का जो साउंड ट्रैक था वो किसने लिखा है, एम एम कीरावनी, ये नाम भी लिख लो, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना बस वो, एम एम कीरावनी, ये जो साउंड ट्रैक बनाया जिसने, ठीक है। इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। कौन से अवार्ड्स थे, 95, 95th, लिख लो ये फटाफट, 95th, ठीक है। फिर पहली इंडियन मूवी मिल गई है जिसको ऑस्कर मिला है, और नाटू नाटू न्यूज में था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट खत्म ही हो गया था क्या। ठीक है, अब अपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो नाटू नाटू है उसको गोल्डन ग्लोब भी अवार्ड मिला है बेस्ट सॉन्ग के लिए, ठीक है। कौन सा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, याद रहेगा, गोल्डन ग्लोब, ठीक है। ये जो आरआर की मूवी है ना, कौन सी, फर्स्ट इंडियन, इसको गोल्डन ग्लोब का भी अवार्ड मिला है। ये सॉन्ग कंपोज किया था, उस डायरेक्टर का नाम है एम एम कीरावानी, एम एम कीरावानी, याद रखना है, एम एम कीरावानी, ठीक है। अब क्या है, ये जो गाना है ये किस, ये मूवी है ये किस, कौन से फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे है, तो ये फ्रीडम फाइटर्स है कोमरम भीम एंड एल्यूरी सीतारामा राजू, ठीक है। इस पे ये फिल्म बेस्ड है, जो 1920 की कहानी है। पूछ लेंगे कौन से फ्रीडम फाइटर थे, कोमाराम भीम और एल्यूरी सीतारामा, याद रहेगा, ये नाम लिख लो, कोमाराम भीम। गाना के बारे में बात नहीं कर रहे, फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये भी बात का नोट करना है कि जो अपना गाना था जय हो, ठीक है, जो कंपोज किया था ए आर रहमान ने और पेन किया था गुलजार में, उसको भी 2008 में पहला हिंदी सॉन्ग था जिसको अकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड सॉन्ग कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। ये चीज तो होगी। साथ में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, इसको भी क्या मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड मिला है। क्या नाम है इसका, एलिफेंट विस्पर्स, याद रहेगा, एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। अब अपने को एक चीज और पता होनी चाहिए इसमें, कि ये फिल्म का डायरेक्टर कौन था, कार्तिकी गोंसाल्व्स, कार्तिकी गोंसाल्व्स, ठीक है, कार्तिकी गोंसाल्व्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे ये डॉक्यूमेंट्री आई थी और जिसमें इसको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। और भी 4 अदर कैटेगरीज थी जो कंपटीशन में थी लेकिन इनको नहीं मिला। अब 95th अकेडमी अवार्ड्स पे आते हैं। ये जो अवार्ड्स थे इसमें इंडिया ने बहुत ही सही किया है, इसमें अपने को अवार्ड मिल गए दो दो, ठीक है। ये हुए कहाँ पे थे, ये हुए थे लॉस एंजलस डोल्बी थिएटर में, ठीक है, लिख लो, 95 अकेडमी अवार्ड कहाँ हुए थे, लॉस एंजलस डोल्बी थिएटर्स।
पूरी लिस्ट ये रही। अब इसमें सारा कुछ याद नहीं करना। बेस्ट एक्टर अपने को पता होना चाहिए कौन था, ब्रेडन फ्रेजर वेल के लिए, ठीक है। फिर अपने को पता होना चाहिए बेस्ट एक्ट्रेस माइकल यो, ठीक है। फिर अपने को ये पता होना चाहिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, क्योंकि ये इंडिया की मिली है। और बेस्ट पिक्चर, ये तो अपने को पता ही होना चाहिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है इसको, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपने करेंगे नेक्स्ट पेज पे मूव। साथ में अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अवार्ड था ना, उसको अवार्ड को स्कल्प्ट किसने किया है, ट्रॉफी को, उसका नाम है जॉर्ज स्टैनली। जो ट्रॉफी है ऑस्कर की, वो किसने बनाई है, जॉर्ज स्टैनली ने, ठीक है। और इस पे डिजाइन जो बनाया है स्केच पे, वो है कैड्रिक गिबन्स, दोनों के नाम लिख लो। ट्रॉफी को स्कल्पचर किसने किया है, जॉर्ज स्टैनली, और डिजाइन किसने बनाया है, सेड्रिक गिबन्स ने। पहले एकेडमी अवार्ड्स कब हुए थे, 16 मई 1929 को, ये भी लिख लो। पहले एकेडमी अवार्ड्स कब हुए थे, 16 मई 1929 को, ठीक है। 16 मई 1929। अब तो टीवी पे आता है। जो पहला एकेडमी अवार्ड्स हुआ था 1930 में, वो रेडियो के थ्रू आया था, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, जो अपने को पता होना चाहिए पॉइंट, लिस्ट ऑफ इंडियन विनर्स एंड नॉमिनीज, ठीक है। बहुत ही अपने को नाम दे रखे हैं, पर इसमें अपने से पूछ लें पहला इंडियन कौन था, इसमें दे नहीं रखा शायद तक, भानु अथैया उसका नाम है, जिसको ऑस्कर मिला था। यहाँ दे रखा है क्या कहीं पे, भानु अथैया, लिख लो। भानु अथैया पहला पर्सन था जिसको, इंडियन था जिसको ऑस्कर मिला है, भानु अथैया। दिया हुआ है क्या, कहाँ पे, हाँ ठीक है। अब क्या करना है अपने को, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे अपन। वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि वो अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। अब अपने आते हैं इससे पहले वाले टॉपिक पे, ठीक है, जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, एक नया स्कीम चालू हुई है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी अडल्ट एजुकेशन है ना, उसको लिंक कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, ठीक है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, भारत सरकार 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें चेंज किए हैं पढ़ाई के तरीके को, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं न्यू लिटरेसी प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव है कि हम है ना, जो नए अपने सिटीजन्स हैं या जो भी आ रहे हैं, उनको एडवांस टाइप की या आज के समय के हिसाब से एजुकेशन दें। अपने को ये फालतू नहीं पढ़ना, अपने को जहाँ से सवाल बन सकते हैं बस वही चीज़ सीखनी है। पहला सवाल लिखो कि इस स्कीम में कौन कवर होगा, ये चीज़, ठीक है। जो अनपढ़ लोग हैं ना, नॉन लिटरेट्स हैं, 15 साल तक के या फिर उससे अबव, उनके लिए ये है। तो पूछ लेंगे ये पॉलिसी किनके लिए है, जो नॉन लिटरेट्स हैं, अनपढ़ हैं, और उनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हाइलाइट्स, इस पे आ जाओ, ठीक है। इसमें हमने को इतना ध्यान रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो उसने रिप्लेस कर दिया कौन सी पॉलिसी को, 1986 की, 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। इससे पहले कौन सी पॉलिसी थी, 1986 की, उसको अपने ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, एनईपी की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, वो किसने सजेस्ट की थी, इसरो के जो हेड हैं, जिसका नाम है चीफ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इसका नाम, इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सजेस्ट किया था अपने को रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तीसरी चीज जो अपने को पता होनी चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या कर दिया कि 5th क्लास तक सब बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, मदर लैंग्वेज में, ठीक है। कौन सी क्लास तक, 6th क्लास तक, ठीक है। फिर चलते हैं आगे।
एक चीज और, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी है, ठीक है, चाइल्ड वाली। एमफिल की डिग्री है ना, इसको हटा दिया, ये पूछ लेंगे कौन सी डिग्री को हटा दिया, एमफिल को, एमफिल की डिग्री को हटा दिया, ठीक है, कौन सी डिग्री को हटा दिया, एमफिल की। फिर अपने को पता होना चाहिए कि अब जो 10+2 का सिस्टम था ना, उसको चेंज करके ये सिस्टम ले आए हैं, कौन सा, 5+3+3+4, 5+3+3+4, फिफ्थ तक का, फिर आगे 3, फिर आगे 3, फिर 4। अब जो डिग्री यूजी में 3 साल की होती थी ना, वो अब 4 साल की हुआ करेगी। जैसे बीए कितने का था, 3 साल का, अब बीए 4 साल का हो जाएगा इस पॉलिसी के बाद, ठीक है। तुम लोग बच गए, जो आगे वाले बच्चे हैं ना उनको थोड़ा और वो हो गया। बस ये खत्म हो गया। अब अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने सीखा है, और फिर अपने वाइंड अप करते हैं। शुरू में अपने ने क्या सीखा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। बाद में कितने हो गए, 448 हो गए। शुरू में कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। बाद में कितने हो गए, 12 शेड्यूल हो गए। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने कोई चीजें हैं जो हमने उधार ली हैं। अमेरिका से अपने ने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अपने ने कहाँ से लिए हैं, रशिया से। फिर डीपीएसपी अपने ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। फिर अपने ने जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए हैं, जर्मनी में। जो कंकरेंट लिस्ट वाली चीज थी ना, वो अपने ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये मैं बताना भूल गया था पहले, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट मतलब 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये अपने ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो अपने ने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से, ये भी लिख लो। पार्लियामेंट का सिस्टम अपने ने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। चलें आगे। फिर अपने ने क्या सीखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 20 क्लोज 2 है, जो बोलता है डबल जियोपार्डी के बारे में। डबल जियोपार्डी क्या होता है कि एक ही पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं देंगे। नो पर्सन वुड बी ट्राइड और सेम ऑफेंस 2 टाइम्स, ठीक है। फिर अपने सीखा आर्टिकल 20 क्लोज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और वो सब अपने ने सीखा है। उसमें भी अपने ने ये सीख लिया कि कोई भी एक आदमी ने कोई ऑफेंस कर दिया तो जिस तारीख को किया उसी तारीख को अपने मानेंगे, और उसके बाद बढ़ भी गया तो भी हम उसकी सजा नहीं बढ़ाएंगे। इसमें कोई डाउट, क्या, इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री का सिस्टम। आज इस क्लास को इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने आगे का जीके पढ़ेंगे और अपन फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।